नमस्कार, मैं सुमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्निंग ग्रुप A to Z पर। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12th में है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी यानी जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उनके क्या करैक्टर हैं और कैसे हम उन्हें बता सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का क्या वर्क होता है और कैसे वो अपने आप को इन फंक्शन रखते हैं। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आपको वर्ड है इनहेरिटेंस यानी कि प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। तो ये किसने दिया था? सबसे पहले मेंडल ने ही इस पर सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद उसने ये मतलब कि हमारे सामने रखा था कि भाई कुछ करैक्टर्स हैं जो वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो यानी फिर ये बात है 1852 के करीब की, जब मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उन दौरान उनकी जो बातें हैं वो ज्यादा किसी मैगजीन वगैरह में या फिर किसी और पब्लिशर ने अपने नोट्स में वो पब्लिश नहीं की थी। उसकी थ्योरी है जो इनहेरिटेंस के बारे में जो उसने कुछ भी ड्राइव किया था वो ज्यादा इंटरनेशनली पब्लिश नहीं हो सका और उसकी बातें पर किसी ने विश्वास भी नहीं किया। पर दो साइंटिस्ट थे, वो थे वोल्टर स्टर्न एंड थियोडोर बोवरी। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग जगह पर, ये दोनों साथ नहीं थे, ना एक दूसरे को जानते थे, पर इन्होंने अपनी अलग अलग लैब में मेंडल्स के द्वारा दी गई इनहेरिटेंस की थ्योरी को जो उसने इन दोनों स्टडी किया और फिर अपनी जो नोट्स हैं जो थीसिस है उसके पब्लिश किया। तो फिर ये देखा कि इन दोनों के जो रिजल्ट थे वो सेम थे, इसलिए फिर एक नाम दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और इसका क्रेडिट इन दोनों ही साइंटिस्ट को दिया गया है। तो याद रखना भाई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय वोल्टर स्टर्न एंड थियोडोर बोवरी ने कब दिया था? 1902 में, 1902 में इस थ्योरी को ड्राइव किया गया था। अब ये है कि मेन पॉइंट क्या है कि भाई ये थ्योरी है जो इसमें मेन ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना चाहिए और क्या कैसे इसने पूरी क्रोमोसोम्स के बारे में है जो सबसे पहले समझा गया। तो पहले पॉइंट क्या कहलाता है क्रोमोसोम्स थ्योरी में? दी ऑल हेरिडिटी कैरेक्टर्स आर कैरिड विद द स्पर्म एंड एग सेल। तो आपको पता है कि भाई स्पर्म और एग ये क्या है? ये गैमिट्स हैं ह्यूमन बींग्स में। जो स्पर्म है ये मेल गैमिट है और एग क्या है? एक फीमेल गैमिट है। तो जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं यानी कि जितनी भी जो भी चीज या फिर जो भी ट्रेट कैरेक्टर्स हैं जो भी आगे ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, तो किसके द्वारा होते हैं? वो होते हैं स्पर्म और एग से ही आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और कोई जरिया नहीं है। सेकंड है द हेरिडिटी फैक्टर्स आर कैरिड इन द न्यूक्लियस। तो आपको पता है कि भाई जो भी एक कोई भी सेल होती है तो उसके बीच में न्यूक्लियस है। तो इस थ्योरी में क्या आ गया है कि जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द क्रोमोसोम्स आर आल्सो फाइंड इन पेयर लाइक मेंडेलियन एलील। तो जब भी मेंडल ने जो भी ला दिए थे अपने 3 ला, तो उसमें आप क्या पढ़ते हो कि जितने भी एलील थे वो पेयर में थे, या तो वो होमोजाइगस थे या फिर वो हेटेरोजाइगस थे। तो आपने ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरीके से, या तो वो होमोजाइगस थे या हेटेरोजाइगस थे। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ये पेयर में थे तो इन्होंने बताया जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है अभी ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 हैं और पेयर में तो कितने हो जाएंगे? 23 पेयर। इसको हम N2N भी बोलते हैं। N2N मतलब टोटल जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर होते हैं वो N होते हैं, तो 2N होते हैं टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर। टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है द 2 allele of a gene pair are located on the homologous site on the homologous chromosome। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस साइट क्या होती है ध्यान से सुनो। देखो हम एक बार यहां से ध्यान ट्राई करते हैं। क्रोमोसोम्स हमेशा किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। ठीक है, ऐसे लगाओ, पेयर में होते हैं। तो ये दोनों क्या है? अगर ये एक जैसे हैं तो क्या होंगे? ये होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, यानी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल एज इट इज कॉपी होंगे, एक जैसे होंगे। तो क्या हो गए? ये होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस साइट यानी कि सेम साइट। अगर नीचे की बात करेंगे तो इधर की ये साइट इधर की इसके साथ मैच होगी और इधर की ये साइट यहाँ इसके साथ मैच होगी। तो अब देखो होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट है जो उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 allele ऑफ ए जीन, यानी कि एक जीन लगा लो यहाँ पर, ये लगा लो कि हाइट का जीन है तो इसके क्या क्या एलील होंगे? एक टी या तो टी हो सकते हैं। तो यहाँ वाला भी टी और यहाँ वाला भी टी है जो ये बिल्कुल कैसे होंगे? एक ही जगह पर होमोलोगस साइट पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्पर्म एंड एग्स हैव हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स।
तो हैप्लॉइड सेट क्या होता है, यानी कि जो पेयर्स होते हैं वो उसमें कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होता, वो सिंगल हो जाता है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में अपने पता होना चाहिए। 2n कितना होता है डिप्लॉइड, और n नंबर कितना होता है हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां पर बात करता है स्पर्म और एग, तो ये सब क्या होता है, इसमें क्या होता है हैप्लॉइड। तो ये क्या है, हमारे जर्म सेल्स बोलते हैं। तो जर्म सेल्स में कैसे बनती हैं, वो मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक सेल 4 में डिवाइड होती है विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नहीं जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स के सेल में था उसका हाफ हो जाता है इंडिविजुअल सेल बनने के बाद, डिवीजन होने के बाद। तो ऐसे ही अगर 2n नंबर था पेरेंट सेल में, तो जब स्पर्म और एग बनेंगे तो क्या हो जाएगा, वो n नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 46 नंबर का क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में है। तो ह्यूमन के स्पर्म और एग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 23। वो पेयर नहीं है, 23 नंबर्स हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद है द जीन्स आर कैरीड ऑन द क्रोमोसोम्स। जितने भी जीन होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ जीन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, हमारे जो न्यूक्लियस है सेल का, उसके अंदर नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, तो सब कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, और सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, जीन। ठीक है, तो ये कहाँ होते हैं, हमारे हमेशा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड गेट सेपरेट टू पास इनटू डिफरेंट सेल्स। यानी कि आपने ये क्या यहाँ पे ये जो 7th पॉइंट है थ्योरी का, वो आपको बता रहा है कि जब भी सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पर कौन सी डिवीजन होगी क्रोमोसोम्स में, वो कौन सी होगी, मियोसिस की। कौन सी होगी, मियोसिस की। किस टाइम पे, जब क्या बनेंगे, वो जर्म सेल्स बनेंगे, यानी कि जब स्पर्म और ओवम बनेगा या फिर एग सेल का फॉर्मेशन होगा, तो फिर कौन सा सेल डिवीजन चलेगा यहाँ पर, मियोसिस। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर कैसे कर पाएंगे। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जितनी सेल डिवीजन है उसमें कुछ फेज होते हैं, जी फेज होता है, एस फेज होता है, फिर एम फेज आता है। तो ऐसे ही पहले G1 फेज होता है, उसके बाद S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, फिर M फेज आता है, फिर G0 फेज होता है। तो ये यहाँ पर कोई भी अगर क्रोमोसोम्स नंबर है किसी भी सेल में, वो G1 फेज पर क्या है, सिंगल है। तो एस फेज क्या बोलते हैं हम, G का मतलब होगा गैप, S का मतलब क्या होगा, सिंथेसिस। ठीक है, तो जो S फेज में जब यहाँ पर डबलिंग हो जाएगी, डबलिंग मतलब रेप्लिकेशन हो जाएगा, रेप्लिकेशन, तो G2 में क्या हो जाएंगे, वो पेयर में आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे वो, G2 में पेयर में। ध्यान रखो G1 फेज में वो सिंगल है, S फेज में वहां पर सिंथेसाइजेशन हो जाएगा, यानी कि रेप्लिकेशन हो जाएगा डीएनए का, तो क्रोमोसोम्स नंबर है जो वो डबल हो जाएंगे। तो अब G फेज में डबल में आ गए तो क्या है, उसके बाद सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो उसके कुछ फेज हैं आपने पढ़े हैं, जबकि पहला फेज क्या आता है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। तो ऐसे ही जो मियोसिस 1 में एनाफेज। अब मियोसिस 1 और 2 क्या है यहाँ पर, यानी कि जब आपको मियोसिस के बारे में पता होगा तो ये पता है वहां पर जो डिवीजन है वो 2 स्टेप में होता है। ठीक है, 2 स्टेप डिवीजन होता है। माइटोसिस में सिंगल स्टेप डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 सेल डिवाइडेड इनटू द 4 डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर 2 बार मियोसिस होगा। तो मियोसिस 1 में जब एनाफेज आएगा तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स टूटकर पोल्स की तरफ मूव करते हैं, यानी कि ये यहां से पोल की तरफ जा रहा है और ये यहां से पोल की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, मियोसिस 1 में जब एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ जब मूव होंगे तो ये सेल यहां से बीच से डिवाइड हो जाएगी। और अब यहां पर देखो, अब ये ऊपर वाली सेल ये है, ठीक है, और नीचे वाली सेल ये है। फिर वही होगा स्टार्ट दोबारा से G1 फेज। तो G1 फेज होने के बाद फिर क्या बनेगा, G2 में वो डबल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये फिर से जब M2 यानी कि मियोसिस 2 का जब एनाफेज फिर से आएगा, यानी कि पहले प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज आएगा, तो फिर ये कहां जाएंगे, पोल्स की तरफ है जो माइग्रेट होना स्टार्ट होंगे, और ये यहां से पोल्स की तरफ माइग्रेट होना स्टार्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन में क्या होता है, फिर से सेल टूट जाएगी अलग अलग। ठीक है, यानी कि 1 से कितने बन गई, 4, और क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ। यहाँ पे कितने थे, 2, इसका हाफ, यानी 2 का हाफ कितना होता है, 1। तो इसमें भी 1 1 1 1। ठीक है, यानी कि मियोसिस में आपने ध्यान रखना है, मियोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
ठीक है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम, एक सेल है, इसमें पेयर में क्रोमोसोम यानी कि 2 है। इसका जो ये एक 4 में डिवाइड हो गई तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर कितने हो गए, एक 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 एक, हर सेल में हाफ नंबर आ गया है पेरेंट्स के मुकाबले क्रोमोसोम्स का। तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारी, ये हमारी जर्म सेल्स। जर्म सेल्स क्या होती हैं, वो मेल के केस में क्या होंगी, स्पर्म, और फीमेल के केस में क्या होंगे, वो एग सेल। ठीक है, तो ये कुछ पास्टुलेट थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के, और बहुत आसान है। और जो हम आजकल क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो सबसे पहले जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी, इसी के जरिए हमें पता लगा था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, और कैसे मतलब क्रोमोसोम्स का क्या रोल होता है इनहेरिटेंस में, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर किसी की प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का जरूर सोल्व किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बढ़वाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को एंजॉय करें। थैंक यू।